भारत और चीन के बीच लगातार तनाव जारी है। वहीं पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ गया है। तनाव को कम करने के लिए अब तक 7 बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीमा विवाद को सुलझाने और शांति बनाए रखने को लेकर के कोई भी समझौता नहीं हो सका है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है। भारत ने बैठक में चीन के सामने एक बार फिर से यथास्थिति बरकरार रखने की मांग दोहराई है। भारत की ओर से यह कहा गया है कि चीन अपने सैनिकों को मई से पहले हफ्ते वाली जगह पर ले जाए, और वहीं चीन का यह कहना है कि जब तक भारत पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके से पीछे नहीं हटता तब तक आगे की बात नहीं की जा सकती। बता दें कि भारत ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके की चोटियों पर उस वक्त कब्जा कर लिया था जब चीन की सेना ने भारत की सेना को फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया था। पेंगोंग में भारतीय सेना का कब्जा हो जाने के बाद से भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। यही कारण है कि चीन अब बौखलाया हुआ है और भारत के सामने पेंगोंग लेक को, वहां के उस इलाके को खाली करने की मांग की जा रही है। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने यह कहा है कि भारत एलएसी में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करेगा, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है और आगे चीन के साथ संघर्ष बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रावत ने यह भी कहा है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीन की सेना को लद्दाख में उसके दुस्साहस के लिए अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जवान चीन के सैनिकों को मजबूती से जवाब दे रहे हैं। एलएसी में किसी भी तरह के फेरबदल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। China, on the other hand, with its ambitious and emergence as a global power, is already making inroads into South Asia, into the Indian Ocean region, and especially East Africa through the Belt and Road Initiative. Chinese aspirations are evident in the ever-expanding military maritime footprints in the Indo-Pacific. Huge investments in the IOR littorals and entering into strategic partnerships with a number of countries in the region. All this aimed at creating a favorable strategic posture to provide sufficient security to its own. तो लगातार जिस तरीके से दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच एलएसी पर जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है वो अभी भी बरकरार है। 7 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है और 8वें दौर की बातचीत आज चल रही है, लेकिन दोनों ही देशों के बीच सीमा पर जो चल रहा है विवाद, उसको सुलझाने के लिए जिस तरीके से बातचीत चल रही है, लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहा है। और उसी पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि चीन के साथ संघर्ष बढ़ सकता है और जिस तरीके से एलएसी पर जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिशों में चीन लगा हुआ है, वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। अनिल गौड़, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। अनिल जी, जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है, 8वें दौर की आज बातचीत चल रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सार्थक परिणाम इन बातचीतों का निकल करके सामने नहीं आ पा रहा। देखिए, कोई भी बातचीत का कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा और ना निकल के आ रहा। वो इसीलिए है क्योंकि चीन जो है वो अपनी एक जगह अड़ा हुआ है और उसने हिंदुस्तान को पहले ही कह दिया हुआ है कि वो जो 1959 में जो एक चिट्ठी लिखी थी उनके माओ त्से तुंग ने नेहरू जी को, वो उस हिसाब से उसको एलएसी को मानता है जी। इसका मतलब जितने एग्रीमेंट उसने बाद में किए, चाहे वो 62 था, 62 के बाद में विड्रॉल हुआ उसका, फिर 93, 96 और जो एग्रीमेंट किए वो सारे उसने नल एंड वॉइड कर दिए। कहते जी हम उसको मानते ही नहीं है जी। तो आप देखिए इस स्थिति के अंदर हिंदुस्तान क्या करेगा। अभी आप जो ये बातचीत कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया हुआ है चीन को कि वैसे आप देखिए, आप पहले आए थे, अंदर आपकी फौजें जो हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किए जगह, तो इसलिए पहले वो वापस जाएंगी। और अप्रैल 5 की जो स्थिति थी उसके अलावा हिंदुस्तान को और कोई चीज मंजूर नहीं है।
अब ये जो चीज सारे सामने है, अब चीन कहता है कि ये देखिए जी, आपने जो चशूल सेक्टर के अंदर जिस हिसाब से आपके जो फौज है उन्होंने वो रेजिंगा और बाकी जो टॉप्स हैं उनके ऊपर आप वो जाके बैठ गए, उनको विड्रॉ करिए। तो उसमें हिंदुस्तान की ने कहा, फौज ने यही कहा कि भाई साहब वो तो हमारी जगह है, हमने चीन की जगह में तो गए नहीं है, वो हमारे पोर्शन है और हमने उसके ऊपर जाके हमारे फौज भी बैठा है, तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना कोई आपत्ति होनी चाहिए। आप अपनी फौज है जो अप्रैल 5 को जो स्थिति थी उसमें करें, उसके अलावा हिंदुस्तान को कोई भी चीज मंजूर नहीं है, और ये हिंदुस्तान का स्टैंड है। अब चीन जब तक इसको नहीं मानेगा तब तक इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर मैं कहूंगा ये कोई समझौता होगा नहीं। लेकिन अनिल गौड़ जी, जिस तरीके से आज साफ तौर पर चेतावनी दी गई है सीडीएस की तरफ से, अगर बात की जाए, जनरल बिपिन रावत ने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अगर यथास्थिति से छेड़छाड़ की कोशिश चीन की तरफ से की जाती है तो वो स्वीकार नहीं की जा सकती, और ऐसे में उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि चीन के साथ संघर्ष भी बढ़ सकता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, हिंदुस्तान के पास अब 2-3 विकल्प हैं जी। एक, जो लद्दाख के अंदर जिस हिसाब से अभी ये स्टेलमेट है, वहां पे वो अपने को जो फौज के साथ में कुछ ऐसे इंकर्शंस करें जहां पे चीन के जो जिस हिसाब से उन्होंने पोजीशनें ली हुई हैं उसके अंदर उसको चीन को वहां प्रॉब्लम हो। एक दूसरा जो है, हमारा जो अंडमान निकोबार थिएटर कमांड है, वहां से हम जो है चीन की शिपिंग लाइंस के ऊपर हम जोर डालें और उसको बंद करने के हम उधर थ्रेट करें उनको। और तीसरा ये है कि जो ताइवान के साथ में हम रिलेशंस उसके अंदर बनाएं और ताइवान को डिप्लोमेटिक हम रिलेशंस बना लें, ताकि चीन जो वन चाइना पॉलिसी लेके बैठा हुआ है और सारी दुनिया को कहता है जी हमारी वन चाइना पॉलिसी है, उसके अंदर उसको जो है वो हिले, उसके अंदर उसको पता लगे नहीं जी हिंदुस्तान और बाकी जो मुल्क है हिंदुस्तान को देख के चलेंगे, वो वन चाइना पॉलिसी नहीं मानते। चौथा, तिब्बत और जो जिंगजियांग प्रोविंस है जहां पे उगिर मुस्लिम्स के साथ ये जो उनके साथ जबरदस्ती हो रही है, जहां उन्होंने 4000 के करीब जो मस्जिद तोड़ दिए, 10 लाख से ज्यादा उन्होंने उगिर मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया, जिसको वो री एजुकेशन कैंप्स कहते हैं, जहां वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, रोजे रखने की इजाजत नहीं है, अपना धर्म जो है बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है। वो चीज जो है हिंदुस्तान उसको उजागर करे सारी दुनिया के अंदर, ताकि चीन को है ये 5 जगह से एक झटका लगे। और छठा जो हमने ऑलरेडी कर दिया है, ऐप्स तो हमने ऑलरेडी इसके बैन कर दिए हैं। चीन की कंपनियां जो हैं उनको भी हमने, टेलीकॉम कंपनीज को तो बैन किया है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी बैन किया है, और बाकी जो चीन की कंपनीज हैं उनको भी बैन किया जाए, ताकि उनके जो यहाँ पे सामान आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर उसके ऊपर भी रोक लगे, ताकि हिंदुस्तान की अपनी जो आत्मनिर्भरता जिसकी हम बात करते हैं, वो चीन के सस्ते सामान की वजह से फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, वो दोबारा चलें और हमारे अपने यहाँ पे जो है कारोबार चले। तो ये जो सारी चीजें अगर हिंदुस्तान करेगा तो उसके अंदर चीन के ऊपर जरूर वो असर पड़ेगा, और तभी चीन मानने वाला, नहीं तो ऐसे नहीं मानने वाला। बिल्कुल अनिल गौड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार भारत और चीन के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस पर सीडीएस रावत ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि संघर्ष अभी और भी बढ़ सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। उनके अलावा आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे, आईएमडी के पूर्व महानिदेशक रमेश केजे को आयोग का पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया है, और आदेश के मुताबिक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों में संयुक्त सचिव अरविंद कुमार नोटियाल आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि पद संभालने से 3 साल के लिए या फिर 70 साल की उम्र होने तक के लिए ये नियुक्ति होगी। और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के बीच केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर को एक नए कानून को लागू कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया है। नए कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के इलाके में वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है, वायु की वजह से, वायु गुणवत्ता खराब होने की वजह से लोगों को वहां पर सांस लेने में समस्या होती है, और ऐसे में
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से भी सख्त कदम उठाए गए थे, लेकिन जब केंद्र सरकार ने कहा कि एक नया आयोग बनाया जा रहा है, नया कानून बनाया जा रहा है, उसके बाद ये अब नियुक्तियां जो है वो अहम नियुक्तियां जो है वो कर दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से। इस कानून के लिए आयोग के जो अध्यक्ष हैं MM कुट्टी, उनको आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और अब वायु की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है, उस पर काम किया जाएगा और दिल्ली के लोग ताकि आराम से जी सकें और शुद्ध हवा में वो सांस ले सकें, उसके लिए लगातार काम किए जाएंगे। क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण की जो स्थिति बनी हुई है वो गंभीर स्थिति बनी हुई है और उससे दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेकों बीमारियों से दिल्ली में रहने वाले लोगों को जूझना पड़ता है और ख़ासतौर पर अगर बच्चों की या बुज़ुर्गों की बात की जाए या फिर जो बीमार हैं या जिनको सांस की समस्या होती है, उनके लिए मुसीबत जो है वो इस मौसम में आकर के बढ़ जाती है। क्योंकि दिल्ली से सटे जितने भी राज्य हैं वहाँ पर पराली जलाने की समस्या भी होती है और इसके अलावा मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हवा जो है वो नहीं चल पाती सही तरीके से और इसी वजह से दिल्ली NCR में प्रदूषण की जो समस्या है वो विकराल रूप धारण कर लेती है। और यही वजह है कि दिल्ली में हर साल इस मौसम में ये बड़ी समस्या के रूप में उभरता है प्रदूषण और इस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एक आयोग का गठन किया गया है जिसके तहत इस खबर पर अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिल्ली NCR के इलाके में बढ़ रहे प्रदूषण पर, जिस तरीके से एक आयोग का गठन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और अब उसमें नियुक्तियां भी जो है वो कर दी गई हैं। MM कुट्टी को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से अब ये आयोग जो है वो काम करना शुरू कर देगा? जिस तरीके से दिल्ली व NCR के अंदर जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो उसको लेकर ही कह सकते हैं इसके गुणवत्ता के लिए, वायु गुणवत्ता के लिए जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया गया है वो MM कुट्टी का किया गया है। यहाँ तक कि उसकी जो जानकारी है यानी कि क्रमिक जो मंत्रालय है उसके द्वारा ही इसकी जानकारी दी गई है। मगर लगातार जो कह सकते हैं जो दिल्ली के अंदर दिक्कतें आ रही थी उसको लेकर ही इस तरीके की जो कह सकते हैं कमेटी बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं जो इसके सदस्य रहेंगे वो कहीं ना कहीं रमेश KJ रहेंगे और मुकेश खेरे भी रहेंगे इसके मेंबर। तो कहीं ना कहीं देखना होगा जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है वो कितनी कारगर होगी और यहाँ तक कि इसके अंदर जो जुर्माना है यानी कि कह सकते हैं जो 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा अगर इसका कोई उल्लंघन करता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है यानी कि जो उन्होंने कहा था कि आगे के लिए यानी कि पॉल्यूशन जो स्तर है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, तो उसी को लेकर ही इस तरीके की कोशिश की जा रही है। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है मगर उनकी जो कोशिश है वो कितनी कारगर है वो आने वाला समय ही बता पाएगा। क्योंकि अभी दिवाली का फेस्टिवल भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, उसी को लेकर ही दिल्ली के अंदर काफी दिक्कतें और जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने निरंतर कोशिश की जा रही थी और यहाँ तक कि जो ग्रीन लेवल के पटाखे हैं उन तक को भी बैन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखना होगा लगातार जितनी कोशिश है वो कारगर होती है या नहीं होती। मगर दिल्ली सरकार की एक खामी जरूर रही है इसके अंदर, अगर वो ऑडिबल लेके आते तो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदा होता और उसी को लेकर भी आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष यानी भाजपा के जो अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के आदेश गुप्ता, उन्होंने भी सीधा केंद्र से दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधा है। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में काफी हंगामा देखने को मिला है। कृषि कानूनों के बाद शराब घोटाले और सोनीपत में जहरीली शराब कांड पर तीखी बहस हुई है। कांग्रेस के विधायकों ने कृषि कानूनों और सोनीपत जहरीली शराब मामले को लेकर के शोरगुल किया। इससे कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गए और इसके बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट भी किया गया और इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने कृषि कानूनों को लेकर के सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और गृह मंत्री अनिल विज ने इनेलो के विधायक अभय चौटाला की तरफ से शराब घोटाले पर रखे गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से जवाब दिया है। अभय चौटाला ने यह कहा है कि शराब घोटाले की जांच सीबीआई से करवाई जाए और इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और पूरे मामले का खुलासा भी हो जाएगा। उन्होंने इस दौरान रजिस्ट्री घोटाले का भी जिक्र किया है और अभय चौटाला ने यह भी कहा है कि पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के ड्राइवर रहे व्यक्ति की रजिस्ट्री तहसीलदार को सिफारिशी फोन के बाद भी नहीं हुई है।
उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अनिल विज ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कलम चलाई तो सीएम ने इस पर रोक क्यों लगाई। सर कहा जा रहा है कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन दी है तो फार्म एक्ट सर शॉर्ट ड्यूरेशन दी गई है डिस्कस करने के लिए, आपको लगा पर्याप्त है शॉर्ट ड्यूरेशन देना? नहीं, हमने तो एडजॉर्नमेंट मोशन मांगा था, हम तो अपना रेजोल्यूशन ला रहे थे। तो आपकी मुख्यतः मांग क्या है, क्या होना चाहिए? मांग है फोटो करने कानून वापस चौथा कानून लेके आए, उसमें एमएसपी की गारंटी दे, कहीं भी कोई भी अगर एमएसपी कम खरीदता है तो उसको सजा होती है। हरियाणा विधानसभा का विशेष मानसून सत्र बुलाया गया था 2 दिनों के लिए, लेकिन आज दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के विधायकों ने पहले वॉकआउट भी किया, हालांकि बाद में कार्यवाही में शामिल हुए, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय किसान कानूनों का मुद्दा अहम रहा और इसके अलावा जो शराब का जो मामला है उस पर भी चर्चा हुई है, काफ़ी हंगामा देखने को मिला है। और इसके अलावा जो रजिस्ट्री घोटाले का मामला उठाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से सरकार अपनी वाहवाही लूटती है, बटोरती है, उसको लेकर के इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी सवाल उठाया कि अगर गृह मंत्री अनिल विज ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो सीएम ने रोक लगा दी, यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आई। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ताजा जानकारी हरियाणा विधानसभा से सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है वो जारी है और तकरीबन 45 मिनट तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। जिस तरह से अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेसी विधायकों के द्वारा सदन के अंदर जिस तरह से बड़ा हंगामा किया गया था, उसी को लेकर सदन की कार्रवाई जो है वो 45 मिनट तक के लिए स्थगित की गई थी। सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के विधायक जो हैं जमकर फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया, वेल में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे और इस मसले के ऊपर कहीं ना कहीं वोटिंग करवाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं केंद्रीय कानूनों के मसले पर एक धन्यवाद प्रस्ताव सदन के अंदर लेकर आए थे और उसी प्रस्ताव पर जो विपक्ष के विधायक हैं वोटिंग करवाने की मांग कर रहे थे। लेकिन हंगामा बढ़ता देख अब स्पीकर की तरफ से सभी के सभी कांग्रेसी विधायक जो कि हंगामा कर रहे थे, वेल में मौजूद थे, उन सभी को नेम कर दिया गया है, यानी उन सबको सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, नेम कर दिया गया है, क्योंकि हंगामा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। यहां पर सत्ता पक्ष ये बात कहती हुई नजर आ रही थी कि मुख्यमंत्री की तरफ से सदन के अंदर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया उस पर चर्चा करवाई जाएगी। चर्चा के बाद अगर लगेगा कि वोटिंग करवाए जाने की जरूरत है या वॉइस वोट से कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को पास करने की जरूरत है, तो फिर दोनों में से चयनित कर लिया जाएगा कि किस तरह से इस प्रस्ताव को पास करना है। लेकिन इसके विरोध में कांग्रेसी विधायक जो हैं जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। उन्होंने सेशन के अंदर जम के बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन अब सभी के सभी विधायकों को नेम कर दिया गया है। कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं फिलहाल नेम कर दिए गए हैं। जो हरियाणा विधानसभा की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा के अंदर हंगामा कर रहे सभी के सभी कांग्रेसी विधायकों को नेम कर दिया गया, यानी अब उनको विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जिस तरह से पहले ही कांग्रेसी विधायक कहते नजर आ रहे थे कि सदन के अंदर भी हंगामा करेंगे, सड़क पर भी हंगामा करेंगे, लेकिन इन केंद्रीय कानूनों को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है, तो ये बड़ी खबर बता रहे थे विनीत कपूर कि सभी कांग्रेस के विधायकों को नेम कर दिया गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।